क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर सेकेंड आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आखेटक खाद्य संग्राहक, प्रारंभिक कृषि करने वाले लोग, प्रारंभिक राज्य, प्रारंभिक नगर, प्रारंभिक जो गांव बसे उनके बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर सेकंड है कि भारतीय उपद्वीप से केवल आज के भारतीय क्षेत्र से 20 लाख साल ऐसा उसे जिनका इंतजाम करने की विधि के आधार पर कहा गया है। यानी वो जंगली जानवरों का शिकार करता था, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ के अपना भोजन यापन करता, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे आदि वो इकट्ठे किया करता था। फिर है इसमें बता रखा है कि ये लोग एक समूह में रहते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग। तो समूह में इसलिए रहते होंगे क्योंकि उस 20 लाख साल पहले अगर देखा जाए तो और जानवरों की अपेक्षा मनुष्य जो था वो कमज़ोर था और समूह करते थे। समूह तो वे एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे, तो उस एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। इसके क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न बता रखा है पहला कि एक ही स्थान पर अधिक दिनों तक रहने पर वहाँ के पौधे फल व जानवर समाप्त हो जाते थे, अतः भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कारण बता रखा है कि जिन जानवरों का शिकार आखेटक खाद्य संग्राहक मनुष्य करता था वो जो पशु हैं, हिरण व अन्य मवेशी आदि भी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो उनके पीछे उनका शिकार करने के लिए ये जो प्रारंभिक मनुष्य हैं इनको भी जाना पड़ता था। तीसरा रीज़न इसमें ये बताया हुआ है कि पेड़ पौधों में जो फल फूल है वो अलग अलग मौसम में आते हैं, तो ऋतु अनुसार भी इनको अपने जो रहने का स्थान है वो बदलना पड़ता रहा होगा। चौथा रीज़न इसमें ये बता रखा है कि ग्रीष्म ऋतु में ज़रूरी नहीं है हर जगह पानी अवेलेबल हो। कुछ जलाशय नदियाँ सूख जाती हैं, झीलें सूख जाती हैं, तालाब, तो इन्हें दूसरी जगहों पे पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। फिर बता रखा है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो आरंभिक मानव के बारे में उनके द्वारा प्रयुक्त पत्थरों, औजारों और हड्डियों के औजारों जो पुरातत्वविदों को मिले हैं खुदाई में, जिनसे पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, उनके अध्ययन से कि वो किस तरह की जीवन शैली अपनाया करते थे। वो उन औजारों का उपयोग फल फूल काटने में, हड्डियाँ और मांस काटने में, पेड़ों की छाल तथा जानवरों की खाल उतारने के लिए, भाले और बाण जैसे हथियार बनाने में, लकड़ियों को काटने में करते थे। लकड़ियों का उपयोग वो ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने में भी करते होंगे। पत्थर के औजारों का उपयोग जड़ों को खोदने के लिए भी करते थे। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी वो पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। ये डायग्राम में बता रखा है। फिर ये है कि ये एक मैप दे रखा है, इसमें जो लाल त्रिकोण वाले जो स्थान हैं वो वही पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक यानी जो प्रारंभिक मनुष्य जिसे खेती करना नहीं आता है, जिसे एक ग्रामीण जीवन शैली या नगरीय जीवन शैली किसी भी तरीके से नहीं रहना आता है, एकदम आरंभिक मनुष्य है, वो उनके होने का प्रमाण कहाँ मिला है? तो 3 जगह मिला है, भीमबेटका, होसांगी, कुरनूल गुफाएं। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है, होसांगी कर्नाटक में है, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में हैं। तो यहाँ पे जो ये जो कुरनूल गुफाएं हैं ये यहाँ पर है। तो कुरनूल गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं, यानी मनुष्य अभी तक आग जलाना सीख गया था और वो जो मांस है वो मांस जो है वो पकाने लग गया था, या फिर जो अन्य जानवरों को अपनी सुरक्षा के लिए वो ये कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में है, होसांगी कर्नाटक में है, और ये भीमबेटका जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये पूरा पाषाणिक स्थल है जहाँ आरंभिक मनुष्य हैं। ये जो बाकी के जो और जगहें हैं ये नवपाषाणिक, महापाषाणिक, ये हम बाद में आगे चैप्टर में आएंगे। ये तो ये जो लोग थे ये गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे जिन्हें शैल चित्र कहा गया है। और पुरास्थल क्या कहलाते हैं? पुरास्थल वे स्थल होते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये पुरास्थल कहाँ पाए जाते हैं? कोई भी पुरास्थल जहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पे पाए जाते हैं। ये लाखों सालों
पहले की बात हो रही है, तो हो सकता है उतने समय में किसी नदी ने अपने प्रवाह क्षेत्र बदल लिया हो और कोई मानवीय बस्ती इसकी चपेट में आ गई हो, तो ये किसी नदी के तल में भी ये पुरा स्थल पाए जा सकते हैं। फिर एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये शैल चित्र का इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस तरह के चित्र बनाते थे। इसमें मनुष्य किसी मवेशी का शिकार कर रहा है। ये क्यों बनाते थे इसका हमें एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है। हो सकता है किसी उत्सव पे बनाते हो, मनोरंजन के लिए बनाते हो, किसी अनुष्ठान के तौर पे बनाया जाता होगा। ये इस तरह की ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, यहाँ पर ये मनुष्य रहा करते थे। फिर जैसे कुरनूल गुफाएं हैं, ये जैसे बताया कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में हैं। यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। उससे क्या पता चलता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, और जैसे पहले बताया हुआ है, प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। फिर ये जो हम आरंभिक मनुष्य के होने की बात कर रहे हैं, ये पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, इस तरीके से पाषाण काल में हम इसे विभक्त करते हैं। तो एक वो पूरी टाइमलाइन है, उसे हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इसलिए कहते हैं कि उस वक्त जो औजार मनुष्य प्रयुक्त करता था वो पत्थरों के औजार प्रयुक्त करता था। तो उसके आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। आरंभिक जो पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का है। मध्य जो है पूरा पाषाण युग है, जो 12,000 साल से 10,000 साल पहले का है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी जलवायु परिवर्तन हुए। फिर जो उत्तर पाषाण पूरा पाषाण युग है वो 10,000 साल पहले तक का जो काल है वो उत्तर पूरा पाषाण युग कहलाता है। जो आरंभिक है इसमें मानव इतिहास की 99% कहानी इसी घटना के दौरान हुई। टाइमलाइन बताई थी 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक का। मध्य पूरा पाषाण इसमें पर्यावरणीय बदलाव मिले, इसे मैसोलिथ कहा गया। पाषाण औजार बहुत छोटे होते थे और पूरा पाषाण वाले औजार भी ये काम में लेते थे। मतलब पहले वाले औजार काम में लेते थे, लेकिन अब जो वो औजार काम में लेने लग गए वो उनकी जो छोटे हो गए और शार्प हो गए वो। फिर है उत्तर पूरा पाषाण युग, इसे नव पाषाण युग भी कहते हैं। इसमें मनुष्य ने 10,000 साल पहले इस युग की शुरुआत होती है और इसके पाषाण जो औजार हैं वो काफ़ी और ज़्यादा छोटे और ज़्यादा शार्पनेस लिए हुए होने लग गए। फिर जो हमने पढ़ा था मध्य पूरा पाषाण युग जो है वहाँ 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक का। उससे पहले जो मनुष्य जो ये पृथ्वी थी वो शीत युग में थी। उसके बाद में जो है जलवायु परिवर्तन हुए, गर्मी बढ़ने लगी तो घास वाले मैदान बनने लगे। तो जो आरंभिक मनुष्य जिन हिरण या ऐसे मवेशियों का शिकार करता था, उन चारा खाने वाले जो जानवर हैं उनकी संख्या यकायक बढ़ने लगी। तो इनके पीछे जब ये मनुष्य इनका शिकार करने आया, आरंभिक मनुष्य, तो उसको इनके प्रजनन की जानकारी मिली। उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो रहने उसको जाना पड़ा और उसको इनके प्रजनन की, इनके खाने पीने की आदतों का पता चलने लगा और धीरे धीरे यही बदलाव इनके कृषि और पशुपालन की शुरुआत का कारण भी बना। तो ये सब स्टार्टिंग होती है मध्य पाषाण युग से, जब पर्यावरणीय बदलाव हुए, गर्मी हुई, जो घास के मैदान हुए, बढ़ने लगे, उससे धीरे धीरे ये सब कंटिन्यूटी स्टार्ट हुई। फिर है कि ये जो है इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि आरंभिक मनुष्य ने किस तरीके से तो खेती करना स्टार्ट करा और किस तरीके से वो पशुपालक बन गए। तो जैसे बताया गया है कि मध्य पूरा पाषाण युग के दौरान, यानी 12,000 साल पहले से, बार बार रिपीट हो रहा है ये, उस मतलब वही कि जब पर्यावरणीय बदलाव आया तो गेहूँ, जोत और धान जैसे जो अनाज थे वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे, जिसे लोगों ने भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। उन्हें अनाज के उगाने का समय और स्थान पता लग गया। ऐसे करते करते वे अनाजों को खुद पैदा करना सीख गए और धीरे धीरे कृषक बन गए। फिर पशुपालन की शुरुआत किस तरीके से हुई होगी? तो पशुपालन की शुरुआत लोगों ने अपने घरों के आसपास जो चारा रख के उनको आकर्षित बनाया, पशुओं को पालतू बनाया होगा जो उन्हें कम हिंसक लगे होंगे, जिनकी वो मतलब जिनसे वो फ़ायदा उठा सकते थे। वे जानवर जो समूह में रहना पसंद करते थे, जैसे भेड़, मवेशी, गाय, इस तरीके के। और जो सबसे पहले इसमें बताया गया कि जिस जानवर को इन्होंने पालतू बनाया वो आज के कुत्ते का जंगली पूर्वज था।
फिर ये है कि सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पालतू बनाया गया होगा, तो इसका एक रीज़न ये होगा कि आरंभिक लोगों के लिए और जानवरों की अपेक्षा इसको नियंत्रित कर पाना आसान रहा होगा, और जंगली जानवरों के आक्रमण पर अन्य जंगली जानवर जो आक्रमण करते थे उससे जो ये जो कुत्ता है ये भौंक कर इन्हें पहले ही सचेत कर देता होगा, जिससे इन्हें अपनी सुरक्षा का समय मिल जाता होगा। इसलिए इन्होंने कुत्ते को अपना पहले पालतू बनाया। फिर बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया जब देखी, जब पर्यावरणीय बदलाव आया, जब ग्रीष्म ऋतु बढ़ी और घास के मैदान हुए, तभी जब खेती और खेती की और पशुपालन की शुरुआत हुई, तभी मनुष्य ने धीरे धीरे एक जगह बसना स्टार्ट करा, क्योंकि उसको खेती करने के लिए फसलों के पकने का इंतज़ार करना पड़ता था, जानवरों की रक्षा के लिए भी उसे एक जगह रहना पड़ता था, उनके प्रजनन के समय की उसको भी जानकारी होती थी। इन सब में वो एक स्थान पर ज़्यादा दिन तक ठहरने लगा, और ये जो पूरा प्रोसेस है यही बसने की प्रक्रिया कहलाती है। फिर है कि जो इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ ये बता रखा है कि किन जानवरों को उसने पालतू बनाया होगा, तो उसने जिन जानवरों को पालतू बनाया वो अन्य जंगली जो जानवर थे उनकी अपेक्षा कम हिंसक थे, जिन पे वो आसानी से नियंत्रण पा सकता होगा। उसने उन जानवरों को बेशक तौर पे पालतू बनाया होगा। फिर है सबसे जो प्राचीन फसल है वो कृषि के लिए अपनाई गई जो सबसे प्राचीन फसल है वो गेहूँ और जौ है, और सबसे ये गेहूँ और जौ है, और पालतू बनाए गए जो जानवर हैं सबसे पहले वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था, उसके बाद में भेड़ और बकरियों को बनाया गया है। भेड़ और बकरी जो हैं वो जैसे मैंने बताया समूह में रहना पसंद करते हैं, तो उनको नियंत्रित कर पाना मनुष्य के लिए आसान रहा होगा। फिर इस पूरे पैराग्राफ में ये बता रखा है कि कृषि की शुरुआत से आरंभिक लोगों में एक नवीन जीवन शैली का प्रादुर्भाव हुआ। कैसे हुआ, तो इसमें ये है कि पौधे उगाने पे लोगों को उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पे लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने के कई कार्य करने पड़ते, और कटाई के बाद अनाज का उपयोग उसे भोजन के लिए करना पड़ता, साथ ही उसे बीज के रूप में भी उन्हें रखना पड़ता था ताकि वो दोबारा फसलें उनसे उगा सकें। इसके लिए उसने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बना के उनका संरक्षण करना स्टार्ट करा। टोकरियाँ बुनी गई, ज़मीन में गड्ढा खोद के उनको अवशेष के रूप में गड्ढा खोदकर उनको संरक्षित रखा आगे की फसल उपजाने के लिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो एक नवीन जीवन शैली की ओर अग्रसर हुआ आरंभिक मनुष्य, जो सिर्फ पहले शिकार करता था, जंगलों से अपना भोजन इकट्ठा करता था, अब वो खेती और पशुपालन करते हुए एक स्थायी जीवन की ओर अग्रसर हो रहा था। फिर बताया कि जो पशुपालन है वो भोजन के भंडारण का एक तरीका है। कैसे हैं, तो देखिए जो मनुष्य है जब वो इनको पशुओं को पालता है तो एक तो उससे दूध की प्राप्ति होती है, वो एक इसके लिए खाद्य का काम करते हैं, भोजन का एक स्रोत है, और मांस की प्राप्ति भी उससे होती है। तो वो जो एक जानवर को मार के ख़त्म कर दे, बजाय वो एक समूह में रखे भेड़ और बकरियों को जो प्रजनन से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, तो धीरे धीरे वो उससे कंटिन्यूस उसको मांस की प्राप्ति और दूध की प्राप्ति हो सकती है। भेड़ों से उसको शीत ऋतु में ऊन की भी प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरीके से चलते फिरते उसके लिए खाद्य भंडार बन गए, मवेशी पालन उसके लिए बन गए। फिर है शुरुआती कृषि और पशुपालन के जहाँ पे हमें पता चला। देखिए जो पहले जो हमने 3 स्थान बताए थे, भीमबेटका, होसांगी, कुरनूल गुफा, वहाँ जो मनुष्य रहता था उसको खेती और पशुपालन नहीं आता था, वो सिर्फ शिकार करता था या जंगलों से अपना भोजन इकट्ठा करता था। फिर ऐसे स्थान जहाँ पे आरंभिक कृषक और पशुपालक मिले हैं, तो ये जो नीले वर्ग वाले जो स्टार्टिंग में जो मैप है उसमें जो नीले वर्ग वाले हैं, जैसे बुर्ज होम, ये दे रखा है बुर्ज होम, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डी हवा, महागढ़ा, दाऊजली हेडिंग, और यहाँ नीचे है हल्लूर और पय्यमपल्ली। ये वो स्थान हैं जहाँ पर मनुष्य के पहल जो उसने खेती और पशुपालन स्टार्ट किया होगा वो इन स्थानों पर किया होगा। इसमें जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, ईरान जाने वाले रास्ते पर है, बोलन दर्रे के पास में। बुर्ज होम है वो कश्मीर में है, चिरांद जो है वो बिहार में है, कोल्जी हवा और मेहगढ़ा जो हैं वो यूपी में है,
वर्तमान के यूपी में है, दाउजली हेडिंग असम में है, हल्लूर कर्नाटका में है और पय्यमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में है। ये वो स्थान है जहाँ पर कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थीं। आरंभिक जो कृषक और पशुपालक रहे होंगे उनकी। कैसे पता चला? तो ये खुदाई में जो उनकी पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने मिले हैं। जो अनाज है जो जल जाता है उसके अवशेष रह जाते हैं, तो उससे भी इनका पता, टाइमलाइन का पता चला लगाया जाता है और उससे पता चलता है ये प्रारंभिक कृषक और पशुपालक रहे होंगे। फिर बताया गया है गर्तवास। तो जो बुर्ज होम है जो वर्तमान के कश्मीर क्षेत्र में आता है, वहाँ पे लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता था। इसमें आरंभिक लोगों द्वारा ठंड व जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए गड्ढे के नीचे घर बनाया जाता था, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। वैज्ञानिकों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह मिली है जो संभवतः मौसम के अनुसार खाना पकाने की होती होगी। फिर इसमें बताया गया है ये जो पत्थरों के औजार हैं, तो नवपाषाण युगीन उपकरण हैं वो पुरापाषाण युगीन पत्थरों के औजारों से किस प्रकार भिन्न हैं। तो इसमें ये बताया है कि जो नवपाषाण युगीन जो पत्थर के औजार हैं वो ज़्यादा पहने होते थे, इसके लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अब अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त चीज़ों को पीसने के लिए किया जाने लगा। हालांकि प्राचीन जो पुरापाषाण युग के जो औजार हैं उनका भी निर्माण व प्रयोग जारी रहा। अब हड्डियों से निर्मित औजार भी बनाए जाने लगे। मिट्टी के बर्तन चीज़ों को रखने के लिए बनाए जाने लगे। कपड़े बुनना स्टार्ट किया जाने लगा, जिसके लिए कपास की खेती प्रारंभ की गई। इसमें सब में यही बताया हुआ है। फिर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वहाँ पे मेहरगढ़ जो जैसे बताया था ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास में है, वर्तमान में पाकिस्तान में पाया जाता है। ये भी हमने पढ़ा नीले वर्ग वाले बहुत स्थान थे, तो उनमें से ये एक स्थान है। यहाँ पर मनुष्य ने पहले खेती और पहला पशुपालन स्टार्ट करा होगा, यानी वो ये संभवतः वह स्थान है जहाँ सबसे पहले जो फसल उगाई गई, जौ और गेहूँ और भेड़ और बकरी पालना इन्होंने सीखा। यहाँ पे जो रहने के स्थान मिले हैं वो इस तरीके से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, जिसमें 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ कमरे अनाज के भंडारण के लिए भी काम में आते होंगे। अनाज का भंडारण क्यों करते थे? अनाज का भंडारण एक तो भोजन के लिए करते थे, भोजन की प्राप्ति हो, दूसरा उन्हें आने वाली फसलों को उगाने के लिए भी उस अनाज का भंडारण बीजों के रूप में करना पड़ता था। तो ये आयताकार कमरे होते थे और इसमें जो है कब्रें भी मिली हैं। कब्र में मृत्यु के बाद भी उस व्यक्ति के काम में आने वाला सामान रखा जाता था। ऐसा इसलिए कि एक कब्र में एक बकरी मिली है, तो यानी मृत्यु के बाद भी जीवन की परिकल्पना की गई है। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि ये अगले जो दुनिया है वहाँ पर खाने के लिए मृतक के काम आता होगा। इसमें ये बता रखा है। इसी तरीके से एक फ्रांस में गुफा बता रखा है। हर चैप्टर के लास्ट में वर्ल्ड में इसी जो चैप्टर चलते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें और कहाँ मिली हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया कि फ्रांस में एक गुफा मिली है जो 20,000 साल से 10,000 साल पहले के शैलचित्र जिसमें मिले हैं। शैलचित्र क्या होते हैं? जो आरंभिक आखेटक खाद्य संग्राहक मनुष्य था, खेती और पशुपालन वाला नहीं, आखेटक खाद्य संग्राहक मनुष्य था, वो जो गुफाओं पे चित्र बनाता था उसे शैल चित्र कहा गया है। तो इसमें ये उसमें रंग भी भरे गए हैं जो लोहा, इसका और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाए गए हैं। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। क्यों बनाते थे क्लियर नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा, किसी मनोरंजन के लिए बनाया जाता होगा, इस तरीके से। इसी तरीके से नवपाषाण युग की शुरुआत जो है वो 10,000 साल पहले से है। जो 3 युग थे हमने पढ़े थे, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो जो इसमें जो नवपाषाण है वो 10,000 साल पहले का जो काल है वो नवपाषाणिक पुरास्थल है। तो तुर्की में एक मिला है चाताल युग जो मिला है यहाँ पे, ये पुरास्थल है तुर्की का। इसमें सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ मिली हैं। और यहाँ पे नवपाषाण युग काल तक यानी 10,000 साल पहले तक पहिए का उपयोग नहीं हुआ था, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर उपयोगी शब्द वही आखेटक खाद्य संग्राहक, 20 लाख साल पहले जो मनुष्य रहा करता था वो पुरास्थल वो स्थान जहाँ से ये स्रोतों की जानकारी मिलती है, जिससे हम इतिहास का पता लगाते हैं, आरंभिक मनुष्य के होने की जानकारी मिलती है। उद्योग स्थल क्या होते हैं?
उद्योग स्थल जो मनुष्य, जो प्रारंभिक मनुष्य रहा करता था, वो पत्थर के औजार बनाता था। तो वो जहाँ पे बनाता था उसको पत्थर के औजार वो वहीं बनाता होगा जहाँ पे उसे अच्छे पत्थरों की प्राप्ति होती होगी। तो जैसे नर्मदा नदी के पास में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहाँ पे उसको अच्छे नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे अच्छे पत्थर मिलते होंगे। तो वो एक उद्योग स्थल हो गया। फिर है आवासीय स्थल जहाँ पे वो रहता होगा। तो हो सकता है उद्योग स्थल, आवासीय स्थल एक ही हो सकता है अलग अलग हों, थोड़ा दूर हो। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, ये जो 3 काल हैं, इनकी टाइमलाइन हमने बताई दी। 20 लाख साल से जो है 12,000 साल तक की जो है पुरापाषाण की। मध्यपाषाण की, जहाँ पे पर्यावरणीय बदलाव हुआ, जो है चारागाह बनने लगे, वो है 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक की। लघुपाषाण 10,000 साल पहले की, जिसे नवपाषाण युगीन भी कहते हैं। प्रारंभिक कृषक और पशुपालक, मैंने मेहरगढ़ में का जो काफ़ी एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल दिया हुआ है। वहाँ पर प्रारंभिक कृषक और पशुपालक बने। और भी हैं, चिरांद हैं और भी जगहें बताई गई हैं। नवपाषाण युग बताया गया है। कब्रों के बारे में बताया गया है। मेहरगढ़ में कब्रों में मृतक के साथ उससे आगे आने वाले जीवन का भी सामान रखा जाता था। फिर टाइमलाइन वही मध्यपाषाण युग की, 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले हुई, यानी इस मध्यपाषाण युग के दौरान ही बसने की प्रक्रिया हुई, जब उसने खेती और पशुपालन की शुरुआत करी मनुष्य ने। नवपाषाण युग का प्रारंभ 10,000 साल पहले हुआ। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ। 8,000 साल पहले कौन सा बस्ती का आरंभ, यानी प्रारंभिक कृषक और जो पशुपालक जो थे वो लगभग 8,000 साल पहले अस्तित्व में आए। मेहरगढ़ उन कुछ चुनिंदा स्थानों में से एक है।